नमस्कार दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर की। सबसे पहले हम लोग 5 रिवीजन क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के श्रीकांत ने, जिन्होंने 38 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों बात करें ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो अब तक जो है हम लोग 2 बार जीत चुके हैं, 1983 में और यहाँ पर 2011 में। वहीं अगली प्रश्न की बात करें, किराना घराने के संस्थापक कौन थे? तो करीम खान इनका राइट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में शेरशाह सूरी और बाबर के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध या कहें कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर को पूरी तरह से शेरशाह सूरी ने हरा दिया था और शेरशाह सूरी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य किया जाता है, जो कि गुजरात में किया जाता है। गुजरात में डांडिया नृत्य भी किया जाता है। वही बात करें दोस्तों गरबा नृत्य की। गरबा नृत्य गरबा नृत्य जो है वो यूनेस्को की 15वीं साइट में इसे शामिल किया गया है। अमूर्त विश्व विरासत सूची में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है। ये 15वीं और 2023 में इसको शामिल किया गया है। वहीं कालबेलिया और छऊ को 2010 में शामिल किया गया। योग को 2016 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। वहीं कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। ये पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। पिछली बार भी इनसे बहुत सारे रिलेटेड प्रश्न जो पूछे गए थे। वहीं बात करें दोस्तों नाटी पारंपरिक नृत्य की, जो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। गुजरात में अन्य नृत्य हैं भवई, टिप्पणी, जुरुथिन, पणिहारी, हुडो और रठवानी छोड़। और रासलीला जो है उत्तर प्रदेश और मणिपुर में किया जाता है। वही दुमहल जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है? तो द सेनेटिक वर्सेज जो है उपन्यास वो सलमान रुश्दी ने लिखा है। वहीं इनके अन्य उपन्यास जो हैं, ए मिडनाइट चिल्ड्रंस, नाइफ, विक्ट्री, सैम, द गॉड ऑफ हाउस, द गोल्डन हाउस, द मोर्स लाइट साइड और ए वेंड इन द रिवर जो है बी एस नायपाल द्वारा लिखी गई उपन्यास है। वही बी एस नायपाल के द्वारा इन ए फ्री स्टेट एंड एरा ऑफ डार्कनेस भी बी एस नायपाल के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। शशि थरूर के द्वारा लिखे गए उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये भी। एन एरा ऑफ डार्कनेस, बुकलेस इन बगदाद, केरल, पैक्स इंडिका, द $5 स्माइल, ए वंडरलैंड ऑफ वर्ल्ड्स। वही बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुसलमानों के द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार 12 वफात के नाम से जाना जाता है? तो 12 वफात के नाम से जाना जाने वाला त्यौहार मिलाद उन नबी है, जिसे पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला त्यौहार 12 वफात या कहें मिलाद उन नबी। वहीं ईद उल फितर जो है रमज़ान माह के अंत में मनाया जाता है और हज समापन पर ईद उल जुहा मनाया जाता है। वहीं सब ए बारात और मुहर्रम भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68.84। भाई दोस्तों बात करें शहरी जनसंख्या, उसका परसेंटेज है 31.16%। 68.84 जो है वो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है हमारे यहाँ और शहरी जनसंख्या 31.16% है। वहीं दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, ये जनगणना से रिलेटेड जो भी दोस्तों डाटा है वो आप लोगों को जरूर कंटेस्ट करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न जो है काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। और अगला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज में गोवा है, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या गोवा में निवास करती है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वैसे यूपी में निवास करती है, लेकिन परसेंटेज के मामले में हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। 89.9%, लगभग 90% जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित मिसाइलों पर विचार कीजिए। अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष, इन मिसाइलों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? उपयुक्त में से कौन सा या कौन से क्रूज मिसाइल यानी कि जेट इंजन मिसाइलें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस ए और निर्भया ये सभी क्रूज मिसाइल हैं। वही दोस्तों अगली बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो JRD टाटा यानी कि जमशेद टाटा, जिन्हें 1992 में भारत रत्न मिला था। इन्हीं के साथ में सत्यजीत रे को फिल्म उद्योग के क्षेत्र में यहाँ पर जो है भारत रत्न दिया गया। अबुल कलाम आज़ाद को भी 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं दोस्तों ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है रतन टाटा जी से,
इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें पद्म भूषण सन 2000 में मिला, पद्म विभूषण सन 2008 में मिला। अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो 50 यानी कि 50वें नंबर के व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शुरुआत इसकी भारत रत्न की शुरुआत जो होती है वो 1954 में होती है। 1998 में धोदो केशव कर्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। पहले मुस्लिम व्यक्ति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जिन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहली महिला थी इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला जिन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरी महिला थी 1997 में जिन्हें अरुणा आशफ अली 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरी महिला अरुणा आशफ अली, पहली महिला इंदिरा गांधी। वहीं दोस्तों बात करें सबसे कम उम्र में यानी कि सबसे युवा व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो है सचिन तेंदुलकर। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उनके मुख्यालय से मिलान करिए। तो वही बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसका एस्टेब्लिश्ड होता है, स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस मनीला में है। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वही दोस्तों बात करें आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और ओपेक का मुख्यालय वियना में है। तो इस तरह से राइट आंसर डी हो जाएगा। वही दोस्तों कुछ अन्य इंटरनेशनल मुख्यालय संगठनों का मुख्यालय है तो इनको आपको कंटेस्ट जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है NTPC के एग्जाम के लिए। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है, नाटो का ब्रुसेल्स में है, बिम्स्टेक का ढाका में है, SCO का बीजिंग में है, इस्लामिक सहयोग संगठन का सऊदी अरब में है, अरब लीग का काहिरा में मुख्यालय है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलंकी वंश के राजा ने। सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम ने यहाँ पर जो है मोढेरा सूर्य मंदिर बनवाया था। और रानी की बाव जो है रानी उदयमती ने बनवाई थी पाटन गुजरात में, जो शैली थी मास गुर्जरा शैली में बनवाई गई थी। और ये रानी की बाव जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 में शामिल की गई। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि रानी की बाव निम्नलिखित में से रानी की बाव जो है किस रुपए के नोट में है, कितने रुपए के नोट पे है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, सही है भाई। कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना हमें। भाई संसद का अंग होता है, ये भी सही है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद के अंग बनते हैं। और संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए जाता है, ये भी बात सही है। उसके बाद वीटो शक्ति होती है जिसके द्वारा वह संसद के द्वारा पारित वित्त विधेयक सहित विधेयकों को रोक सकता है। यह सहमति से देने से इनकार कर सकता है, तो ये बात गलत है। अगला प्रश्न है तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के मुताबिक। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बिल्कुल प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। वहीं राज्यपाल की नियुक्ति और कैग यानी कंट्रोलर एडिटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सदस्यों की जजेस की नियुक्ति और संसद का सत्र आहूत और शास्त्रावसान करने का काम किसका? राष्ट्रपति का होता है। वही दोस्तों बताएं ज्वाइंट मीटिंग जिसे आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलाई जाती है, गठित की जाती है ज्वाइंट मीटिंग, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि संसद के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से निर्णय लेना, ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमादान देना जिसे सेना न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, जिसे सेना न्यायालय द्वारा जो है वो दंडित किया गया हो, तो उसे जो है क्षमादान देने की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में है, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना, यानी कि किसी हाई कोर्ट के जज को उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करता है? कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य या विधान परिषदों के सदस्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यानी कि 1 और 2 मिलकर के जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। वहीं दोस्तों बात करें हम कि राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल नंबर 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो आर्टिकल नंबर 66 में है।
प्रस्तावक और अनुमोदक इसमें 20-20 होते हैं। वही दोस्तों बात करें आर्टिकल नंबर, ये उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यूएसए से लिया गया है। इस तरह से दोस्तों अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का होता है। तो मुख्य विधि अधिकारी, चीफ लॉ ऑफिसर, भारत का महान्यायवादी जो है वो मुख्य विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। और ये आर्टिकल नंबर 76 में है, यानी कि महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 से रिलेटेड है। भारत सरकार का ये पक्ष रखता है। हाई कोर्ट में इसकी योग्यता क्या होती है कि हाई कोर्ट में ये 5 वर्ष जज रह सके हों या 10 वर्ष के एडवोकेट का कार्य किया हो इन्होंने। ब्रिटेन से ये पद लिया गया है, कौन सा, महान्यायवादी का, यानी कि इंग्लैंड से, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी का पद की बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 88 में वोट की बात की गई है कि ये जो है संसद में वोट नहीं डाल सकता। और आर्टिकल नंबर 105 जो है वो भी महान्यायवादी से रिलेटेड है। पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ रहे थे, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। सबसे कम समय तक महान्यायवादी रहे S सोराबजी। और वर्तमान में 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, R वेंकटरमणी। और आर्टिकल नंबर 165 में महाधिवक्ता से रिलेटेड है। और 177 और 194 भी महाधिवक्ता से रिलेटेड आर्टिकल हैं। वहीं दोस्तों बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जहांगीर ने तुझक ए जहांगीरी को फारसी शैली में लिखा। तो फारसी शैली में मोतीबिंद खां इनका एक नाम था। हॉकिंस जो था वो 1608 में भारत में आया। और दरबार में कब आया था, 1609 में हॉकिंस। और बात करें दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो भारत आए और दिल्ली के दरबार में उनसे मिले। तो ये जो है बिल्कुल गलत है कि थॉमस रो जो था वो भारत में आया और अजमेर में दरबार उस समय लगता था जहांगीर का, जहाँ पर ये थॉमस रो 1615 में आया और वहाँ पर ये अजमेर में जाकर के दरबार में मिला। तो यहाँ पर केवल प्रश्न नंबर 1 सही है कि जहांगीर ने तुझक ए जहांगीरी को फारसी शैली में लिखा। अधिकतर दोस्तों आप लोगों को मुगल काल में लिखी गई पुस्तकों का आपको जो है शैली फारसी भाषा ही मिलेगी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था, यानी कि शाहजहानाबाद दिल्ली, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। तो इनमें से दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी जो है शाहजहां के द्वारा बनाई गई स्थापत्य कला युग भी कहलाया। किसका युग कहलाया, ये शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का युग कहलाया, स्वर्ण युग। और यहाँ पर शाहजहां के द्वारा बनाए गए ये मस्जिद हैं, लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाई गई, शाहजहानाबाद शाहजहां के द्वारा बनाई गई। वहीं दोस्तों बात करें हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में, वो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, इसकी पत्नी मुमताज महल थी, जिसका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ 2 बार और राजधानी इसकी आगरा में थी 1628 में। और दिल्ली में कब स्थानांतरित की, 1638 में। शाहजहां के समय में विदेशी कौन कौन से आए, फ्रांसीसी विदेशी आए। जो फ्रांसिस बर्नियर था वो एक चिकित्सक था जो शाहजहां के काल में आया था। और ट्रेवनियर जो था वो जौहरी एक था जो 6 बार भारत आया था शाहजहां के शासनकाल में। और इटली का विदेशी व्यक्ति था पीटर मुंडी और निकोलस मनुची, ये जो थे वो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। तो ये पॉइंट आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की कि अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी। तो औरंगजेब जो था वो दक्कन का राज्यपाल था। बंगाल का राज्यपाल कौन था, शाह शुजा। और वहीं पंजाब का राज्यपाल कौन था, दारा शिकोह सरी ए अकबर के नाम से इसने जो है ट्रांसलेशन किया था एक बुक का। और जो है एक बुक इसने लिखी थी मज्म उल सहरीन। और अगला आपको ध्यान रखना है कि देवराई का युद्ध इसने लड़ा था 1659 में औरंगजेब ने। और यहाँ पर गुजरात का राज्यपाल कौन था, मुराद बख्श। घरमट का युद्ध किसने लड़ा था, 1658 में उज्जैन में लड़ा था। और सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में शाहजहां को जो है इसने कैद कर लिया था 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में। और 1658 से 1666 में 66 तक कैद रहा, क्योंकि 1666 में शाहजहां की कैद में ही मृत्यु हो गई थी। आगे प्रश्न की बात करें कि पित्रादुरा शैली वास्तुकला की जड़ना तकनीक निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। तो ताजमहल जो है पित्रादुरा शैली में बनाया गया है। 1631 में इसका
निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 1653 तक इसका निर्माण कार्य चला। वहीं इंडिया गेट जो है 1921 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1931 तक इसका निर्माण कार्य चला। वहीं लुटियंस जो थे इसके बनवाने वाले, लुटियंस के समय में ये जो है इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। 42 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो जेम्स पिटेट के द्वारा जो है गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किया गया था। वहीं इंडिया गेट का लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हिमालय पर्वत श्रृंखला का और यह जिस हिमालय का हिस्सा है उससे संबंध गलत दर्शाता है। तो महान हिमालय जो है वो धौलावीरा श्रृंखला का संबंध दर्शाता है, गलत है। बाह्य हिमालय शिवालिक श्रृंखला से संबंध दर्शाता है। निम्न हिमालय पीरपंजाल दर्रे से संबंध दर्शाता है। वही तिब्बती हिमालय जास्कर श्रृंखला से संबंध दर्शाता है। ये बिल्कुल राइट है। परा हिमालय या ट्रांस या तेथीज जैसे काराकोरम दर्रा, लद्दाख और कैलाश, इनसे परा हिमालय से संबंध रखता है। वहीं महान हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी आती हैं या पर्वत? कंचनजंगा, मकालू पर्वत और एवरेस्ट, ये महान हिमालय में आपको देखने को मिलती है। वहीं मध्य हिमालय में आपको पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत आप लोगों को जो है मध्य हिमालय में देखने को मिलती हैं। वहीं शिवालिक में अबोर और मीरी मिश्री भी आपको शिवालिक में देखने को मिलती हैं। वहीं दोस्तों बात करें निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? हिस्पर। तो हिस्पर जो है हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। वहीं दोस्तों बात करें सियाचिन सबसे ऊंचा है, 76 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू किया गया था? तो सरदार सरोवर बांध पर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर बांध के खिलाफ जो है शुरू किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। वहीं इसके प्रणेता कौन थे? मेधा पाटकर और बाबा आमटे जो थे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे। 1985 में ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात में ये जो आंदोलन जो है यहाँ पर शुरू होता है। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा नदी कौन सी कहलाती है? नर्मदा नदी। मैं दोस्तों बात करें कि अरब सागर में ये गिरती है, कहाँ गिरने वाली नदी है? तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और 5th लॉन्गेस्ट रिवर, ये 5वीं सबसे बड़ी रिवर नदी है, 1312 किलोमीटर इसके लंबाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वही ओजोन परत जो होती है उसे डाप्सन इकाई में मापते हैं। डाप्सन एक इकाई है जैसे ओजोन परत नापी जाती है। वही ओजोन जैसे O3, मीथेन CH4, Na2O नाइट्रस ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सभी कैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं। और वही दोस्तों बात करें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, मीथेन यानी कि CH4। तो आप लोगों को ये जो फार्मूले जो है आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना का नाम बताइए। दोस्तों आप लोगों को परियोजना, जो भी परियोजनाएं हैं वो आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है क्योंकि NTPC के एग्जाम में परियोजनाएं बहुत सारी पूछी जाती हैं। 1973 जो था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया जिसमें 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए ये परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ 2009 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट चीता 2022 में स्टार्ट किया गया था और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है 2023 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर और प्यूमा, इन सभी के संरक्षण के लिए जो है ये परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी। वही दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो 99% हिस्सा जो है भारत सरकार का है। ये एक्ट 1981 में आया था अधिनियम। इसका हेडक्वार्टर, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। किस समिति के द्वारा जो है इसे गठित किया गया था? शिवरामन समिति के द्वारा इसे गठित किया गया था। 1981 में एक्ट आया और 1979 में ये शिवरामन समिति आई थी। वित्त मंत्रालय के अधीन है ये नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। 1981 के एक्ट के तहत नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, जिसके पहले अध्यक्ष M राम कृष्णैया थे। वर्तमान अध्यक्ष इसके KV साजी हैं और प्रारंभ बजट जो था वो 100 करोड़ का था। पहली महिला अध्यक्ष इसमें रंजना कुमार थी। कुल क्षेत्रीय कार्यालय इसमें 31 हैं और राष्ट्र को समर्पित ये 1982 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है।
सेबी, ये इसकी संक्षिप्त रूप है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्वायत्त निकाय बन गया। कब बन गया? 1992 में। 1992 के एक्ट के तहत ये स्वायत्त निकाय बन गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके तुहिन कांता पांडे हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। भारत में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? भारत में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई, यानी कि फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है ये। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। सलाह MG यानी कि महात्मा गांधी जी की सलाह पर फिक्की की स्थापना की जाती है, जिसकी स्थापना घनश्याम बिड़ला और ठाकुरदास इनके द्वारा की गई। और फिक्की वर्तमान अध्यक्ष जो हैं हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय निदेशक मंडल यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त या नामांकित किया जाता है। तो 4 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त या नामांकित किया जाता है। RBI एक्ट कब आया था? 1934 में। इसकी RBI की स्थापना 1935 में होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 यानी कि 1949 में कर दिया जाता है। CBD यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि केंद्रीय निदेशक मंडल, ये इसके 21 मेंबर थे, जिसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 2 वित्त मंत्रालय और 10 नामित निदेशक सदस्य सरकार के द्वारा और 4 क्षेत्रीय कार्यालय ये जो हैं शामिल होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के सदस्य कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो जिसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। 1937 से RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले हेडक्वार्टर 1935 से 35-36 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता रहा, लेकिन 1937 से इसका हेडक्वार्टर मुंबई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं दोस्तों बात करें कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ पहले भारतीय अध्यक्ष थे। CD देशमुख, जिसमें हिल्टन आयोग के द्वारा हिल्टन आयोग जो 1926 में आया था, जिसकी सिफारिश पर जो है इसकी प्रारंभ पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। इसी की सिफारिश पर RBI की स्थापना की जाती है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य जो है RBI मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुई? ये गृह कार्य है, जिसको आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों। और दोस्तों कमेंट में आप लोगों को बताना है ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।